क्लास 12 फिजिक्स एमसीक्यू। ये जो सीरीज शुरू किया गया है क्लास 12 के लिए, ये उस एमसीक्यू का पार्ट 2 है। अब तक हम लोगों ने 15 क्वेश्चन देख लिया था। आज हम उससे और आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, कुछ दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच गुरुत्वीय तथा स्थिर वैद्युत बलों के बीच अनुपात है। दिया हुआ 10 to the power 43, 10 to the power 39, 10 to the power -39 और 10 to the power -43। तो इसका आंसर है 10 to the power -43। कैसे आया है तो देखिए, आपको पता है कि अगर मान लीजिए दो इलेक्ट्रॉन हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉनों के जो द्रव्यमान होंगे, तो अगर इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान देखे जाए तो ये द्रव्यमान होते हैं 9.1 इंटू 10 to the power -31 किलोग्राम। अगर इनके पास गुरुत्वीय बल देखा जाए कि इनके बीच गुरुत्वीय बल कितना है, तो गुरुत्वीय बल F = होता है G(m1 m2) अपान r²। अगर इससे निकाला जाए तो ये जो वैल्यू आएगी, ये कुछ आएगी इस तरह से। देखिए, तो ये वैल्यू जो आएगी ये 6.67 इंटू 10 to the power -11 और इंटू m1 m2 यानी 9.1 इंटू 10 to the power -31 का स्क्वायर, m1 इंटू m2 हो गया। और अपान इनके बीच की दूरी मान लीजिए r है तो r² हो जाएगा। इसे हम मान लेते हैं गुरुत्वीय बल Fg। ऐसे ही अगर मान लीजिए हम इलेक्ट्रिक फोर्स निकालें, इनके बीच जो वैद्युत बल है उसको निकाला जाए, तो ये होगा 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 अपान r²। Q1 की वैल्यू कितनी है तो 1.6 इंटू 10 to the power -90 कूलम। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और अपान इसको कर लेंगे r²। तो इस तरह से अगर हम इसका अनुपात निकालें, यानी Fg अपान Fe, गुरुत्वीय बल का और वैद्युत बल का, स्थिर वैद्युत बल का, तो अनुपात निकालें तो ये आ जाएगा। देखिए इतना, ये जो वैल्यू है ये Fg यानी इतना और अपान इतना, तो ये जो कट के आएगा ये लगभग आ जाएगा 10 to the power -43 के। तो ये जो हमारा आंसर है ये 10 to the power -43 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है, 1 माइक्रोकूलम तथा +4 माइक्रोकूलम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर y में स्थित हैं, तो उन पर लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा। सिंपल सा है, देखिए, चाहे 1 माइक्रोकूलम हो, 10 माइक्रोकूलम हो या कितना भी हो, अगर दो आवेश हैं, मान लीजिए यहाँ एक आवेश है और दूसरा आवेश यहाँ है, अगर इनके बीच बल देखें तो जितना बल यह इस पर लगाएगा यानी Q1 Q2 पर लगाएगा, वही बल Q2 Q1 पर भी लगाएगा, यानी बल तो सेम ही होंगे। तो चाहे वो 1 माइक्रोकूलम का और 4 माइक्रोकूलम का, अगर ये 4 माइक्रोकूलम पे लगा रहा है या 4 माइक्रोकूलम जो 1 माइक्रोकूलम पे जो बल लगा रहा है, तो ये बल तो दोनों बराबर ही होंगे, एक ही होंगे, क्योंकि ये म्यूचुअल फोर्स हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हम बल निकालें तो अगर यह बल F आ रहा है तो यह भी बल F ही आएगा। और अगर इनका अनुपात निकाला जाए तो F/F यानी 1:1 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग के दो विपरीत कोनों पर आवेश Q रखे हैं। एक वर्ग के दो विपरीत कोनों पर आवेश Q रखे हैं और दूसरे दो विपरीत कोनों पर आवेश Q रखे हुए हैं, स्मॉल q रखे हुए हैं। एक जगह प्लस ये जो है कैपिटल Q और एक जगह स्मॉल q, यानी दो जगह का ये विपरीत कोनों पर। यदि किसी Q पर नेट वैद्युत बल 0 हो तो Q/Q, ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि Q/Q कितना आएगा। तो आंसर इसका -2√2। ये कैसे आया तो इसको आइए देखते हैं कि कैसे आ रहा है। जैसे मान लीजिए ये कोई वर्ग है, ये कोई हमने एक वर्ग ले लिया, इस तरह से ये एक वर्ग है
ये वर्ग ले लिया, ये कैपिटल क्यू है तो ये दूसरे विपरीत कोने पे कैपिटल क्यू हो जाएगा, ये स्मॉल क्यू है तो दूसरे कोने पर ये स्मॉल क्यू हो जाएगा। अब देखिए इसका विकर्ण अगर देखा जाए, ये विकर्ण कुछ ऐसे आएगा। मान लीजिए इसकी भुजा जो है स्मॉल ए है तो ये भी स्मॉल ए हो जाएगा, और इसकी वैल्यू अगर देखें तो ये हो जाएगा √2a हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये एंगल अगर देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ऐसे ये एंगल देखा जाए तो ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। अगर हम यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र देखें इनके बीच तो कुछ मिलेगा, वैसे इनके बीच वैद्युत क्षेत्र देखें तो ये भी कुछ मिलेगा, ये भी कुछ मिलेगा। अगर हम तीनों का सम करें तो वो इस डायरेक्शन में ही सम होगा, यानी अगर इधर की ओर अगर मान लीजिए F1 है, इधर की ओर F2 है, ये वाला F3 है, तो हम क्या करेंगे F3 के डायरेक्शन में अगर जोड़ेंगे किसको, F1 को और F2 को, तो ये वास्तव में हो जाएगा F1 cos थीटा, थीटा की वैल्यू क्या 45। ऐसे क्या हो जाएगा F2 cos थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 45। तो आइए देखिए, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, Q और Q के बीच अगर बल देखें तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन0 कैपिटल Q स्क्वायर बाई, और इसकी वैल्यू क्या है √2a का स्क्वायर। अगला देखिए ये वाला और ये वाला, चूंकि ये शून्य तभी होंगे, कह रहा शून्य है तो शून्य तभी होंगे जब ये वाला Q क्या हो माइनस में हो, ऐसे ये वाला Q क्या हो माइनस में हो, तो हम माइनस इसको कर लेते हैं तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन0, और यहाँ हो जाएगा Q/a स्क्वायर। कितनी बार होगा, चूंकि ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे तो यहाँ 2Q कर देते हैं, और इनटू डायरेक्शन जो है हमें इस डायरेक्शन में चाहिए, यानी कैपिटल Q के डायरेक्शन में चाहिए, इस वाले डायरेक्शन में चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos 45 डिग्री यानी cos थीटा। तो ये देखिए वैल्यू जो आई, और इसके बराबर क्या आना चाहिए 0, क्योंकि 0 पहले ही क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा हमारे पास वो क्या बचेगा Q/√2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × a स्क्वायर, और इक्वल टू यहाँ पे क्या देखिए इसको हम इधर कर दिए, इधर क्या बचेगा तो देखिए 2 बचेगा, Q स्क्वायर था एक कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल q बचेगा, और cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, और यहाँ क्या बचा a स्क्वायर कैंसिल हो गया, और क्या बचा यहाँ पे ऐसा कुछ और नहीं बचा। तो इस तरह से हमारे पास देखिए ये मिल गया, या इसे हम लिख सकते हैं कैपिटल Q बाई स्मॉल q इक्वल टू, हम a स्क्वायर देखिए यहाँ पे a स्क्वायर ये भी था, ये कैंसिल हो गया, इसको हटा दीजिए, यहाँ केवल बचा 2, तो 2 यहाँ चला जाएगा यानी 4 और क्या /√2 माइनस में, क्योंकि ये क्या है Q का मान किस में होना चाहिए माइनस में, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे, ये प्लस जोड़ने पे 0 हुआ है, यहाँ पे क्या कर लेंगे माइनस। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी तो देखिए Q/Q इक्वल टू, यहाँ हम लिख सकते हैं -4/√2 × √2/√2, तो इस तरह से 2 हो गया, यानी ये वैल्यू हो जाएगी Q/Q इक्वल टू माइनस, और ये हो जाएगा 2/√2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको कर सकते हैं। तो ये वैल्यू हो गई इस क्वेश्चन का आंसर -2/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समान आवेशों Q तथा Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q यानी स्मॉल q रख दिया जाता है, तो यह तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में होगा यदि Q का मान सेम, ऐसे ही हम लगाएंगे क्योंकि वहां पे 45 डिग्री था, यहाँ पे 45 डिग्री नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए सिंपल है यही जो भी आपने अभी किया। मान लीजिए कि दो आवेश हैं Q और Q, ये दो आवेश हैं, ये Q यहाँ है, ये Q यहाँ है, ये Q है, ये Q है, ये कैपिटल Q।
और इसके मध्य एक स्मॉल क्यू रखा जाता है। सपोज करिए कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो x है, तो हाफ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x/2। अब इनके बीच बल क्या होगा, देखिए तो एक बार हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक बल निकाल लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक निकाल लेंगे, फिर दोनों को जोड़ करके क्या दिखाएंगे, चूंकि संतुलन की अवस्था में है तो जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई ε0 q² और प्लस 1/4 पाई ε0 q/x/2 का होल स्क्वायर बराबर 0 आना चाहिए। यानी ये हम लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए ये q है, यहाँ स्क्वायर खत्म कर दीजिए, ये हो जाएगा q/, यहाँ देखिए x² है, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, स्मॉल q/x/2 का होल स्क्वायर है, 2 ऊपर चला जाएगा यानी 4, यहाँ हो जाएगा x² = 0, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ पे, यानी q, और ये भी यहाँ ध्यान दीजिए, ये तभी संतुलन की अवस्था में होगा जब q का मान क्या हो, इस q का मान क्या होना चाहिए, माइनस, तभी ये संतुलन की अवस्था में होगा। अदरवाइज तो भाई इसमें जब पॉजिटिव होंगे तो दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगेंगे, तो संतुलन की अवस्था में ये इस q का मान क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, या किसी भी एक q का मान से इसका में से तो कोई एक ना करिए, तो दो समान आवेश हैं तो ये जो है अलग कोई आवेश हो जाएगा माइनस पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, q = -4 स्मॉल q, या q की वैल्यू क्या हो जाएगी, q = कैपिटल Q/4, किसमें, निगेटिव। तो ये आंसर हो जाएगा आपका कि q का मान क्या हो जाएगा, कैपिटल Q/4, यानी ये आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, किसी वैद्युत रोधी माध्यम का परावर्तनांक हो सकता है। देखिए परावर्तनांक कितना हो सकता है, तो परावर्तनांक मैक्सिमम ये जो है, अगर वैद्युत रोधी पदार्थ है तो उसका परावर्तनांक 6.0 हो सकता है। इसमें -3 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ, 0.7 दिया हुआ है, लेकिन विद्युत रोधी माध्यम है तो उसका परावर्तनांक कितना हो सकता है, तो 6 हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वायु में रखे दो धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान बढ़ जाएगा, घट जाएगा, वही रहेगा, अथवा शून्य हो जाएगा। तो देखिए वायु में रखे दो धनावेश हैं, ये धनावेश है, मान लीजिए +q यहाँ है, +q यहाँ है, इनके बीच अगर बल देखें तो F = आता है 1/4 पाई ε0 q1 q2/r², ये फार्मूला है। और अगर कोई परावर्तनांक रख दिया जाए तो यहाँ k भी आ जाता है। तो अब देखिए F प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1/k है, यानी परावैद्युत माध्यम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है F। इसका मतलब हुआ कि अगर वायु में रखे हुए धनावेशों के बीच अगर कोई परावैद्युत पदार्थ रख दें तो उस समय इसका F का मान क्या हो जाएगा, बल का मान क्या हो जाएगा, तो k के अनुसार जो है घट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है, एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है क्या, एक्स किरणों को, न्यूट्रॉनों को, अल्फा कणों को, या गामा किरणों को। तो देखिए जब ये जो वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत क्षेत्र में कौन से कण विक्षेपित होंगे, जो आवेशित होंगे। तो यहाँ पे आवेशित कण आपको दिख रहा है अल्फा कण, तो आंसर हो जाएगा अल्फा कण। जो वैद्युत क्षेत्र में अल्फा कण क्या हो जाएंगे, विक्षेपित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव का अघूर्ण होता है सदिश, अदिश, दोनों, या कोई नहीं। तो सदिश होता है, भाई सिंपल सी है बात है। वैद्युत द्विध्रुव का अघूर्ण क्या होता है, सदिश। जब भी अघूर्ण आ जाएगा तो अघूर्ण का मतलब क्या है, सदिश राशि है, तो ये सदिश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है, किस पर निर्भर, देखिए बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव को लगने वाला बल निर्भर करता है, यह प्रोपोर्शनल टू 1/r³ होता है। आपको पता है कि जो निकालते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु आवेश, एक बिंदु आवेश पर अगर बल निकालते हैं तो आपको सीधे आता है, या प्रोपोर्शनल टू 1/r³ के फॉर्म में आता है, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं द्रव्यमान का अनुपात होगा, इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं
द्रव्यमान का अनुपात। देखिए इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, अगर Q को लिखें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम होता है, और द्रव्यमान कितना होता है तो 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। अगर इसका अनुपात निकालें यानी Q/m, तो इसकी वैल्यू जो आती है 1.77 इंटू 10⁻11 कूलम प्रति किलोग्राम आता है। तो यानी ये आंसर सही हो गया। इसको आप लगाएंगे, देखिए इसको करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र E में P आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण कितना होगा। तो आपको पता है बल आघूर्ण अगर टाउ इसका निकाला जाए तो टाउ की वैल्यू होती है PE साइन थीटा, या लिखते हैं इसको टाउ इक्वल टू P क्रॉस E, ये वैल्यू लिखते हैं। तो सीधे इसका आंसर क्या हो जाएगा, P क्रॉस E, P डॉट E नहीं, P क्रॉस E। इसमें ऑप्शन दिया है P डॉट E, P क्रॉस E 0 और E क्रॉस P। E क्रॉस P भी नहीं करेंगे, ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये P क्रॉस E हो जाएगा। नेक्स्ट है, R दूरी पर रखे दो वैद्युत द्विध्रुवों के बीच लगने वाला बल अनुपाती होता है। R दूरी पर रखे दो अगर वैद्युत द्विध्रुव हैं तो उनके बीच लगने वाला जो बल होता है वो R के पावर -4, यानी जो बल होता है वास्तव में यह प्रोपोर्शनल टू होता है 1/R के पावर 4 के, या हम कह सकते हैं यह प्रोपोर्शनल टू R के पावर -4। तो इसका आंसर हो जाएगा R के पावर -4। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करती है। व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करती है। जैसे पहला है कि एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरा है एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण दूरस्थ बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीसरा है एक बिंदु द्विध्रुव के कारण किसी स्थिति में दूरस्थ बिंदु पर वैद्युत विभव, और चौथा है एक आवेशित गोले के कारण गोले के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें देखिए ये कह रहा है व्युत्क्रम वर्ग का नियम का पालन, मतलब जो भी बल है या तीव्रता है वो कह लीजिए वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए किसके, 1/r² के। तो यहाँ देखिए व्युत्क्रम वर्ग का नियम बिंदु आवेश के कारण, तो ये ऐसा है। यहाँ देखिए एक बिंदु द्विध्रुव के कारण दूरस्थ बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आपने देखा था कि यह प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी व्युत्क्रम वर्ग का नियम का पालन यहाँ नहीं हो रहा। तो सीधे सीधा आंसर आपको यही दिख गया। अगला अगर ये भाई हो गया तो ये तो भाई दोनों सही होंगे, तो आपका आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश वाले 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक बूंद को संतुलित करने वाले वैद्युत क्षेत्र का मान होगा। ये 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश वाले कह रहे हैं, यानी कि अगर कोई वस्तु है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश हैं, 3 इलेक्ट्रॉन का आवेश है, यानी कि Q इक्वल टू दिया हुआ है 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और उसका द्रव्यमान आवेश वाले इतने मिलीग्राम द्रव्यमान दिया हुआ है, यानी m दिया हुआ है 0.001 मिलीग्राम, ये दिया हुआ है। एक बूंद को संतुलित करने वाले वैद्युत क्षेत्र का मान, तो आपको पता है कि वैद्युत क्षेत्र कितना होना चाहिए, तो अगर जो भी ये इतना द्रव्यमान है तो इसको संतुलित करने के लिए क्या होना चाहिए, तो उतने बल के बराबर होना चाहिए, यानी Q इंटू E के बराबर होना चाहिए। अब ये Q इंटू E कितना है, तो देखिए F का मान दिया हुआ है, ये कह रहा है 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश वाले इतने मिलीग्राम द्रव्यमान के बूंद को संतुलित करने वाले वैद्युत क्षेत्र का मान बताइए। तो सिंपल सा है, यहाँ पे क्या करना है आपको, Q इंटू E, Q का मान आपको दिया हुआ 3 इलेक्ट्रॉन और इतने मिलीग्राम ये लिखा हुआ है, द्रव्यमान की एक बूंद है, इसको संतुलित करना है। तो हम क्या करेंगे, तो ये मिलीग्राम है, 0.001 मिलीग्राम है, तो इसको बदल दीजिए किसमें, किलोग्राम में। तो 10⁻, कितना हो जाएगा, -6 किलोग्राम हो जाएगा। इतने किलोग्राम को क्या करना है, संतुलित करना है।
तो संतुलित करने का मान मतलब क्या हो गया कि हमें बल का मान क्या होना चाहिए, mg। बल का मान क्या होगा, mg। तो mg का मान क्या हो जाएगा 0.001 इंटू 10⁻⁻6 और इंटू जी का मान 9.8 कर देते हैं, ये mg हो गया। और इसके बराबर क्या करना है, q इंटू ई के बराबर कर देना है, यानी ये वैल्यू जो हो गई 0.001 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 9.8 इक्वल टू 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू ई। यानी ई की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0.001 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 9.8 और अपान कर देंगे 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और इसकी जो वैल्यू आएगी वो लगभग जानते हैं कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू लगभग आ जाएगी ये वाली 2.04 इन 10⁻10 2.04 इंटू 10⁻10 वोल्ट प्रति मीटर, ये वोल्ट प्रति मीटर, ये वैल्यू आ जाएगी। आप चाहें तो 9.8 की जगह पर 10 भी रख सकते हैं आसानी के लिए, लेकिन आप ये रखिए तो एक्यूरेट वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यू आ जाएगी ये 2.04 10⁻10 वोल्ट प्रति मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता है, तो इसका गमन पथ क्या होगा, आंसर दिया हुआ वृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार, कुंडलनी के आकार का या परवलय आकार। तो जब भी इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में अभिलंबवत प्रवेश करता है तो उस समय उसका पथ हो जाता है परवलयाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे। तो देखिए Q इक्वल टू दिए हुए हैं एक कूलम, और आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हमें जो है Q इतनी वैल्यू, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आपको पता है Q इक्वल टू होता है N इंटू ई, Q इक्वल टू 1 इंटू ई, यानी 1 इक्वल टू क्या लिख देंगे N और इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 या N इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ये आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे वैल्यू ये बी वाला सही हो जाएगा। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी 6.25 × 10⁻18। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक वेक्टर होता है जिसकी दिशा होती है उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर अथवा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। तो यहाँ देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर होता है, तो यहाँ उत्तर और दक्षिण का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये जो है उत्तर दक्षिण किस में आता है, यह चुंबकीय क्षेत्र वाले में आता है, तो वहां आपको नहीं जाना है। अब यहाँ बचा धन और ऋण आवेश। तो जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो दिशा होती है वो हमेशा ऋण से धन की ओर होती है, धन से ऋण की ओर नहीं होती है, ऋण से किधर की ओर होती है, धन की ओर। तो आंसर हो जाएगा आपका ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु पर कुल वैद्युत आवेश होने की वास्तविक परख यानी जांच होती है, यानी कोई वस्तु है उस पर वैद्युत आवेश है तो उस वैद्युत जांच क्या होती है, तो वास्तविक जो जांच होती है वह प्रतिकर्षण होता है, आकर्षण नहीं होता है, वो प्रतिकर्षण होता है। तो आंसर हो गया प्रतिकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यदि एक साबुन के बुलबुले को ऋणावेशित किया जाए तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, बढ़ जाएगी, घट जाएगी, अपरिवर्तित रहती है या कभी घटती है कभी बढ़ती है। तो यहाँ ध्यान दीजिए अगर कोई साबुन का बुलबुला है तो उसे हम आवेशित करें, चाहे ऋणावेशित करें या धनावेशित करें। अगर हम ऋणावेशित करेंगे तो देखिए ये ऋण क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षित करने का मतलब क्या है कि इसका साइज और बढ़ेगा। ऐसे ही मान लीजिए अगर धनावेशित करें तो वहां भी वही होगा,
अगर धनावेशित करेंगे तो इसमें भी क्या होगा, एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर फिर भी इसका साइज क्या होगा, तब भी बढ़ेगा। तो आंसर हो जाएगा, इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, द्विध्रुव के कारण r थीटा स्थिति बिंदु पर स्थित बिंदु पर प्राप्त परिणामी वैद्युत क्षेत्र द्वारा त्रिज्यीय दिशा में बनाया गया कोण कितना होता है। त्रिज्यीय दिशा में अल्फा का मान पूछ रहा है कि अल्फा कितना होता है। तो अल्फा की वैल्यू होती है, क्योंकि आपको पता है tan अल्फा इक्वल टू होता है 1/2 tan थीटा, या अल्फा इक्वल टू हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। तो आंसर हो जाएगा ये, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसा वीडियो आपको मिलता रहे। तो जो भी अगर इसमें कमी दिख रही है तो उसको कमेंट जरूर करिए, और लेकिन वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।